डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th, आज हम हमारी यूनिट 3 के अध्याय 4 के गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व की बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के डेरिवेशंस को करने जा रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और कौन कौन से डेरिवेशन और कौन कौन सी कॉन्सेप्ट हम करेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे, पहला तो फोर्स का डेरिवेशन करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में यदि एक धारावाही चालक रखा हुआ है तो उस पर एक बल लगता है, उसका डेरिवेशन करेंगे। एक और महत्वपूर्ण एक व्यंजक है, दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक करेंगे। इसके आधार पर हम एम्पियर की परिभाषा देंगे और एक और डेरिवेशन करेंगे, विद्युत धारा पाश पर या लूप पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ये तीनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले फोर्स निकालते हैं। देखिए, हमने लॉरेंज फोर्स पढ़ा है। हमने ये पढ़ा कि कोई आवेश यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, उसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। और वो वेक्टर भी इक्वल्स टू क्यू, ब्रैकेट में वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी होता है। इससे आप परिचित हैं। अब हम इसी को विस्तारित करते हैं कि यदि कोई एक तार जिसमें धारा बह रही है वो उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर भी एक बल लगता है। उसी लॉरेंज बल को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। एक तार है जिसमें धारा बह रही है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो एक बल का अनुभव करता है। उस बल का व्यंजक हम निकालेंगे। तो हमने ये मान लिया कि ये एक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इस तार की लंबाई स्मॉल एल है। ये चुंबकीय क्षेत्र बी में, ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसके चारों तरफ इसमें थीटा कोण क्षेत्र की दिशा के साथ, ये डायरेक्शन है क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड का, इसके साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। एक बात और, इसमें आई धारा बह रही है जैसा कि धारावाही चालक हमने कहा, और इसके प्रति एकांक आयतन में, एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अपवाह वेग v सफिक्स d है, vd है। खास बात याद रखिएगा, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। देखिए, जब ओम्स लॉ आपने पढ़ा था तो एक सूत्र पढ़ा था, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, I = NAVDE। ये फार्मूला है vd और I का रिलेशन, और J में भी किया था हमने। तो हमने मान लिया अनुगमन वेग vd है। अब देखिए, पूरे इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए, A में L का हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आयतन हो जाता है। एरिया में आप लंबाई का गुणा कर दें तो वो क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। अब हमने एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानी है n, तो इसके पूरे आयतन में, इस पूरे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इसका पूरा आयतन गुणित एक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक आयतन में हमने कितनी मानी, n मानी, तो n में हम इस आयतन का गुणा कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में आ जाएंगे कैपिटल N, और वो होंगे NaL। ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब चालक के प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल जो कि चुंबकीय लॉरेंज बल हमने पढ़ा है, वो मैंने आपको बताया, F = Q, ब्रैकेट में V, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। अब यहाँ हमने यहाँ -E लिया हुआ है। देखिए, धनावेश की दिशा धारा की दिशा होती है और इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत बहते हैं। ये हमने धारा की कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट प्रवाहित होते हैं। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, E है, तो हमने इसमें ऋण का निशान लगाया। वेग की जगह vd जो औसत वेग है इलेक्ट्रॉनों का, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ऋण चिन्ह इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत होती है, इसलिए यहाँ हमने Q का मान रखा E, और माइनस क्यों लगाया, उसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन पर बल की दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत होती है। ये लॉरेंज फोर्स का ये सूत्र लिखा हुआ है। तो हमारे पास वेक्टर F की वैल्यू आई -C vd क्रॉस b, वेक्टर vd क्रॉस b। ये दो इक्वेशन हमारे अभी आए। पहला, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने पूरे कंडक्टर में निकाल ली इसमें। दूसरा, हमने निकाल लिया फोर्स। ठीक है, अब
यदि फोर्स ये है तो चालक पर लगने वाला जो कुल बल होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, तो पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन, तो एन इंटू कैपिटल एफ होगा पूरे चालक पर लगने वाला बल। इस एफ की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे समीकरण 3 में, तो हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। एन की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के रखी एन ए एल, और एफ की वैल्यू यहाँ से रखी, यानी 1 का मान भी रखा और 2 का मान भी रखा 3 में, तो एन ए एल माइनस ई वैक्टर वी डी क्रॉस वैक्टर बी आ गया। अब आगे चलते हैं, इसको हमने ई का गुणा कर दिया, माइनस आगे लगा दिया, तो इक्वेशन 4 इस तरह का हो गया, एन ए एल स्मॉल ई वेक्टर वी डी क्रॉस वेक्टर बी। अब जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध ये है, ओम्स लॉ को निकालने के पहले आपने इसको निकाला है, एन ए वी डी ई, एन ए ई वी डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो आई आती है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई इंटू एल, एल का मल्टीप्लिकेशन अभी बता रहा हूँ क्या है, एन ए एल का यहाँ गुणा कर दिया तो एल का यहाँ गुणा भी हो जाएगा, ये क्वेश्चन 5 हो गया। आई एल एक्चुअली में करंट एलिमेंट कहलाता है, और करंट एलिमेंट कहलाता है तो आई एल को हम यहाँ माइनस एन इस प्रकार वेक्टर फॉर्म में यदि लिखेंगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, और वी डी के ऊपर भी क्या लगेगा, वेक्टर लगेगा। वही कारण है इस धारा अवयव में धारा की दिशा माइनस इसमें क्यों लगाया है, आई वेक्टर एल और वी डी की दिशाएं विपरीत हैं। विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत होती है। आई वेक्टर एल को कहते हैं धारा अवयव, आई एल को, तो यहाँ हम माइनस लगा सकते हैं। इस समीकरण में हम यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब देखिए ये पूरी वैल्यू इक्वेशन 6 में है, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ इक्वेशन 4 में है, माइनस दिख रहा है आपको, एन ए एल ई वी डी वैक्टर, एन ए ई एल वी डी वैक्टर, इसकी वैल्यू क्या है, आई एल, तो यू कैन राइट आई एल इन प्लेस ऑफ दिस, इसकी जगह हम आई एल रख देंगे, तो हमारा इक्वेशन समीकरण 4 और 6 से हो जाएगा, वेक्टर एफ इक्वल्स टू आई वेक्टर एल क्रॉस बी। ये वो रिलेशन है, इस कंडक्टर पर लगने वाला बल, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र है, वेक्टर एफ इक्वल टू आई वेक्टर एल क्रॉस बी। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, अब ये सदिश गुणनफल है, तो सदिश गुणनफल आप जानते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। अब तक आप कई बार इसका उपयोग कर चुके हैं, तो अब तक तो आपको याद रहेगा, याद आ गया होगा। हालांकि 11th में ये कॉन्सेप्ट आपने दोनों फिजिक्स में पढ़ी है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं आई एल बी साइन थीटा। यदि हम परिमाण रूप में लिखें, केवल मैग्नीट्यूड लिखें, तो एफ इक्वल्स टू आएगा आई एल बी साइन थीटा। ये वो रिलेशन है, ये वो फार्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक। ये एक्चुअल फार्मूला है जिसमें वेक्टर फॉर्म है, दिशा भी है और परिमाण भी है, और ये केवल परिमाण है। जनरली हम इस रूप में इसका यूज करते हैं, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब इससे दो बातें निकलती हैं। प्रश्न ये आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं इसका मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। तो साइन थीटा आ गया है, तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। पहली कंडीशन क्या होगी, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो थीटा यदि 0 है तो इस फार्मूले में एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन 0। यू नो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन सवाल ये कि थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या, थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब थीटा किस किस के बीच का कोण, थीटा बी के और आई के बीच का कोण है। तो जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, आई धारा बह रही है उसी दिशा में, ठीक है, तो चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है थीटा। यदि ये 0 है तो इसका मतलब है चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, 0 होगा। तो ये सॉल्यूशन हमारा निकला न्यूनतम का, कि चुंबकीय क्षेत्र की यदि समानांतर है चालक तो उस पर लगने वाला बल 0 होता है। दूसरा, यदि इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो हम एफ इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, आई एल बी साइन 90।
अब आप जानते हैं कि साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है, तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा, BIL या ILB, ये मैक्सिमम है। इसका मतलब है जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा होता है तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। 90% केसेस में हम इसका यूज़ करेंगे। हम आगे जब पाश का बल आघूर्ण निकालेंगे तो इसी का यूज़ करेंगे। 90 डिग्री यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है यानी 90 डिग्री है कोण, तो मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। ये बात तो हुई चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अब हम दूसरा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं। दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। ये दो तार हैं, ये सीधे तार हैं और एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। इसमें ऊपर की तरफ दोनों में धारा बह रही है, एक दूसरे से ये d दूरी पर रखे हुए हैं। डिस्टेंस इनके बीच की क्या है, d है। इसमें PQ में मान लीजिए ये PQ है और इसमें धारा बह रही है I1। तो इससे d दूरी पर जब किसी तार में धारा बहती है तो आप जानते हैं उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यूनिट के चैप्टर की शुरुआत में ही आपने पढ़ा है कि जब किसी तार में, ऑस्टेड ने हमें बता दिया था, ऑस्टेड का प्रयोग हमने पढ़ा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस चालक में हमने धारा I प्रवाहित की तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा धारावाही चालक रखा हुआ है। अभी हमने व्यंजक निकाला, किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम धारावाही चालक को रखें तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो पहले तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस d दूरी पर निकालें तो वो क्या होगी, सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, बायो-सैवर्ट नियम से ये निकलता है। हालांकि इसकी उत्पत्ति हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा था कि ये यूज़ होता है, आगे बहुत सारे डेरिवेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। सीधे तार के कारण μ0/4 पाई 2I1/d, इसमें I1 धारा बह रही है, डिस्टेंस ये d है, तो d दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा μ0/4 पाई 2I1/d। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब कंडीशन क्या हो गई, यहां उत्पन्न हो गया चुंबकीय क्षेत्र पूरे में, किसका, इस PQ तार के कारण। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये RS तार हमने रख दिया, तो कॉन्सेप्ट पिछली डेरिवेशन की आ गई कि इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक धारावाही तार रखा तो इस तार पर एक बल लगेगा। वो कौन सा बल लगेगा, मान लीजिए इस तार की लंबाई स्मॉल l है, ये RS तार है और इसकी लंबाई क्या है, स्मॉल l है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, I2, इसमें बहने वाली धारा, लंबाई इसकी l, और किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, जो कि क्या है, B1 है, वेक्टर B1। इसका मैग्नेटिक फील्ड है PQ तार में बहने वाली धारा के कारण इसमें रखा हुआ है। तो I2L B1 sin 90, और ये लंबवत है, ये चुंबकीय क्षेत्र के कैसा रखा है, लंबवत, तो sin 90 आएगा। sin 90 की वैल्यू क्या आएगी, 1, तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा, I2L B1। अब B1 की वैल्यू हमारे पास ये है इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट से ये वैल्यू रखेंगे इस B1 की जगह, तो हम लिख सकते हैं μ0/4 पाई 2I1/d, I2 और ये L, ठीक है। अब ये हमारा फार्मूला आया फोर्स का, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं μ0/2 पाई, कैसे लिख सकते हैं, इस 2 से इस 4 को हमने कैंसिल किया तो 2 बार कैंसिल हो गया, तो μ0/2 पाई I1 I2/d इंटू L, ये तो आया RS पर लगने वाला बल। अब यदि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालना है, चालक RS की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो L का हम भाग दे देंगे, ये पूरी लंबाई पे लग रहा है, एकांक लंबाई पे निकालना है, तो मान लीजिए वो स्मॉल f है फोर्स, तो इस फोर्स में हम L का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, L से L ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया μ0/2 पाई I1 I2/d। ये हमारा फार्मूला आया न्यूटन प्रति मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और प्रति एकांक लंबाई पर है तो यहाँ आएगा मीटर, न्यूटन पर मीटर। अब इसके कारण इस पर लगने वाले बल का फार्मूला ये है, तो इस तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इसमें ये तार रखा हुआ है, तो मान लीजिए इस पर भी बल लगेगा, तो वो क्या, मान लीजिए PQ की प्रति एकांक लंबाई पर उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यही का ही आएगा, उसको F डैश मान लेते हैं हम, तो F डैश भी यही का यही आएगा। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इसके कारण, इस तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में इस तार पर बल लगता है,
और इसमें बहने वाली धारा के कारण इस तार पर बल लगता है। दोनों बलों के परिमाण बराबर होते हैं, ये F और ये F डैश, देखिए आप दोनों बराबर हैं। एक बात और, इसकी दिशा जो है फोर्स की दाएं हाथ की हथेली के नियम से निकलती है, जिसे आप पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं। लॉरेंज फोर्स जब आप निकाल रहे थे तब आपने राइट हैंड पाम रूल पढ़ा था। तो उसके नियम से यदि हम दिशा निकालते हैं तो दोनों चालकों में जब धारा समान दिशा में बहती है तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक के कारण दूसरे पर बल लगता है, दूसरे के कारण पहले पर बल लगता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब धारा की दिशा विपरीत होती है तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बाहर की तरफ बल लगता है, दाएं हाथ की हथेली के नियम से निकलता है। तो ये फोर्स का फार्मूला है। F का एकांक लंबाई पर लगने वाला बल दो समानांतर धारावाही चालकों के, दो बातें आपको याद रखनी है। यदि धारा की दिशा समान है दोनों चालकों में तो दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और यदि ये देखिए I1 ऊपर की तरफ है और I2 नीचे की तरफ है, यदि विपरीत दिशा में धारा बह रही है दोनों तारों में तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम ये करते हैं कि ये हमारा जो फार्मूला है इसके आधार पर हम एम्पियर को परिभाषित करेंगे। एम्पियर जो धारा का व्यवहारिक मात्रक है उसकी डेफिनेशन इसी फार्मूले से आई है। 9th में भी 11th में भी आपने इस डेफिनेशन को पढ़ा है, लेकिन अब आप समझेंगे कि वो डेफिनेशन इस डेरिवेशन से निकली। कैसे निकली है? हमने F निकाला μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन d न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। दोनों के कारण F ये आया। अब हम इस F को, ये था μ0/2 पाई, काट दिया था हमने, तो हम उसको वैसे ही का वैसा लिख दें, इसलिए लिख रहे हैं μ0/4 पाई, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे वैसे ही का वैसा, कि हम इसकी वैल्यू जानते हैं। 10 की घात ऋण 7 होता है तो आसान हो जाएगा हमारे लिए डिफाइन करना। तो ये फार्मूला इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7। तो ये फार्मूला यू कैन राइट F इज इक्वल टू 10⁻⁻7 2 I1 I2 अपॉन d न्यूटन पर मीटर। अब देखिए इस इक्वेशन में यदि I1 और I2 I के बराबर हैं, ये दोनों धाराओं की वैल्यू हमने मान ली I, डिस्टेंस दोनों तारों के बीच की क्या है? 1 मीटर है, और फोर्स मान लीजिए 2 × 10⁻⁻10 है। तो ये सारी वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो यहाँ 2 × 10 की घात ऋण 7 आ जाएगा, यहाँ 2 × 10 की घात ऋण 7 है ही, I × I, और यहाँ क्या है? 2 है, 2 लिखा हुआ है इधर, इसको भी हम 2 × कर देते हैं। ऊपर देखिए आप, इसमें 2 लिखा हुआ है ये, तो 2 × और ये I × I, I1 की जगह I, I2 की जगह और D की जगह 1, तो ये 2 × 10⁻⁻7 से 2 × 10⁻⁻7 कैंसिल हो जाएगा। I² = 1, यानी I = क्या आ गई? 1। इसका मतलब ये है, ये 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर वो धारा है जो वो समान धारा है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समानांतर तारों में प्रवाहित करने पर उनके बीच में 2 × 10 की घात ऋण 7 न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करती है। आकर्षण कब? जब दोनों में धारा की दिशा समान हो। प्रतिकर्षण कब? रिपल्सन कब? जब अपोजिट धारा बह रही हो। तो हमने I = 1 कब लाए? जब ये वैल्यूज रखी। ये वैल्यूज का मतलब क्या है? ये दोनों तार 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, दोनों में समान धारा बह रही है, और उनके बीच में यदि अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स 2 × 10 की घात ऋण 7 आ रहा है तो जो धारा होती है उसकी वैल्यू 1 एम्पियर कहलाती है। ये एम्पियर की परिभाषा है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम तीसरा डेरिवेशन करते हैं आज का। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप या पाश पर लगने वाले बल आघूर्ण टार्क का डेरिवेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, सबसे पहले आपने बल समझा, बल के बाद दो समानांतर तारों के बीच में आपने फोर्स निकाला, अब आप बल आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो देखिए, हमने एक धारावाही लूप लिया, इसी को कॉइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम केवल अभी लूप का निकाल रहे हैं, n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुंडली का आ जाएगा। ये एक लूप है। लूप मतलब वो आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। तो ये एक लूप हमने लिया है, तार है ये A B C D। इसमें इधर से A से B की तरफ धारा बह रही है
फिर बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ और डी से ई की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये लूप रखा हुआ है। अभी हमने देखा ना, तार यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा है धारावाही तो उस पर एक बल लगता है, उसको कहते हैं BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा। अभी हमने निकाला तो ये लूप है, तो लूप में निश्चित रूप से बल लगेगा। तो हमने इसमें I धारा मान ली। इसकी ये वाली भुजा AB, इसको हम मानते हैं इसकी लेंथ क्या है, स्मॉल l है, और ये जो इसकी चौड़ाई है इसको हमने मान लिया कि b है। मतलब AB और CD दोनों की लेंथ l है और BC और AD दोनों b के बराबर हैं। इसमें I धारा बह रही है। अब ये देखिए, AB और CD ये चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। अभी आपने पढ़ा कि यदि तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो उस पर अधिकतम बल कार्य करता है, और वो होता है BIL साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो वो होता है BIL। मैंने तभी कह दिया था कि 90% केसेस में हम BIL इसी कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो इन दोनों पर, इस AB भुजा पर और ये CD भुजा पर दो बराबर और विपरीत बल कार्य करेंगे, एक F1 और एक F2। तो जब किसी वस्तु पर दो बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं तो वस्तु को वो घुमा देते हैं, रोटेट करते हैं। बल युग्म जो आपने 11th में पढ़ा है, बल युग्म का मतलब क्या, जैसे नल की टोंटी को आप खोलते हैं तो आप अंगूठे को एक तरफ घुमाते हैं, उंगली को दूसरी तरफ घुमाते हैं, तो ये बलों का जोड़ा लग गया। बराबर और विपरीत बल लगेंगे तो नल की टोंटी जो है वो खुल जाएगी। आप आपका पेन खोलते हैं तो पेन में रिफिल डालने के लिए जब आप उंगली और अंगूठे को घुमाते हैं तो वो रोटेट होने लगती है। रोटेशनल मोशन में आपने पढ़ा है 11th में। तो ये दो बराबर और विपरीत बल AB भुजा पर ये F1 और CD भुजा पर ये F2 ये काम करते हैं, तो ये इसको घुमा देते हैं। इससे आघूर्ण उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं टार्क। इस आघूर्ण को हम कहते हैं विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, ये AD और BC चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हैं। तो जब तार चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है तो उस पर लगने वाला बल शून्य होता है। तो हमें बल किस पे मिलेगा, AB और CD पे, इक्वल और अपोजिट। टार्क, अब टार्क कैसे निकालते थे 11th में, टार्क का सूत्र होता था, बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ इज इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बल, दोनों में से एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमको निकालना है, उसके लिए हमने इस डायग्राम को यहाँ पर बनाया है। गौर से देखिएगा, यदि लूप का, अब कैसे निकालेंगे हम, ये जो लूप है इसका अक्ष, ये जो अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाता है। ये अक्ष है और ये चुंबकीय क्षेत्र B से क्या है, थीटा कोण बनाता है। तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ये होगी, ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, ये होगी। अब ये एक ट्राइंगल हो रहा है, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब हमको निकालना है, तो साइन से हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये लंब बटे ये कर्ण, तो लंब बराबर आएगा कर्ण गुणित साइन थीटा। तो कर्ण की वैल्यू क्या है, B है। ये जो B है वो यहाँ पर है, तो हमारी लंबवत दूरी आएगी B साइन थीटा। देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब यदि हमको निकालना है तो लंब बराबर होगा कर्ण गुणित साइन थीटा। यहाँ लंब निकालना है, ये वाली डिस्टेंस निकालना है, तो ये कर्ण ये वाला होगा, ये कर्ण क्या है, B है, और गुणित साइन थीटा, ये थीटा है, तो B साइन थीटा आएगी। दोनों बलों के बीच की दूरी क्या आएगी, B साइन थीटा। अब टार्क का हम सूत्र लगा देंगे, विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण, बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी जो कि हमने निकाली B साइन थीटा। अब बल क्या है, BIL, बिल साइन थीटा से हमने निकाला था साइन 90 करके, तो ये हो गया बल और ये हो गया B साइन थीटा लंबवत दूरी। अब इसको हम लिख सकते हैं BIL इंटू B साइन थीटा। ये L इंटू B आ रहा है, L यानी लेंथ, B यानी ब्रेड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल A। इस L इंटू B की जगह हमने क्या रखा है, एरिया रखा है, ये क्षेत्रफल है BIA साइन थीटा। A क्या हो गया, L इंटू B, लूप का क्या कहलाया, ये
क्षेत्रफल कहलाया। तो इतना हमने कर लिया। BIA साइन थीटा आ गया, ये हमने अभी किया था, इतना BIL का गुणा किया, ये दोबारा यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, ये सब हमने कर लिया। लंबवत दूरी निकाल ली, BIL और लंबवत दूरी का गुणा कर दिया, बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी L इंटू B आ गया। L इंटू बी की जगह हमने क्या रख दिया, A रख दिया। A क्या है, लूप का क्षेत्रफल है। BIA साइन थीटा ये इस लूप पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, IAB साइन थीटा। I को हमने आगे लिख दिया, तो जनरली इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब सदिश रूप में इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, I तो अदिश राशि है, I को ले आए, ये AB साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, A क्रॉस B इक्वल्स टू AB साइन थीटा, तो AB साइन थीटा लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं A क्रॉस B क्षेत्रफल सदिश गुणित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश गुणनफल। तो टार्क की वैल्यू होती है I किसी लूप में, यदि लूप किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो टाउ इज इक्वल टू I वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ये आएगा। अब यदि हम इस पूरे फार्मूले को कॉइल का निकालना है, कॉइल में कन्वर्ट करना है, तो लूप यानी एक चक्कर, और यदि फेरों की संख्या स्मॉल n है तो इसमें स्मॉल n का गुणा हो जाएगा, इस वाले में NIAB साइन थीटा। इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, n और I को आगे लिख देंगे NI, और ये AB साइन थीटा की जगह लिखा जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो इस तरह से वेक्टर टाउ इक्वल्स टू NI वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ये आया। तो इस तरह से ये हमने निकाला। अब इसमें भी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति इसमें थोड़ी सी अलग है, 90 डिग्री का मतलब अलग होगा और 0 का मतलब अलग होगा, उसका उल्टा। यदि थीटा बराबर 90 है तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। तो IAB साइन थीटा था हमारा, NIAB साइन थीटा, तो यहाँ साइन 91 हो गया, तो ये क्या होगा, अधिकतम होगा। इसका मतलब ये है कि यदि कुंडली या लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होता है, जब यहाँ कोण 90 है तब उस पर लगने वाला, तो वो लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, समानांतर होता है, तब कोण जो है उसके अक्ष और उसकी लूप की जो चौड़ाई होती है उसके बीच का आता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 90 डिग्री है तो लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, समानांतर होगा, तो उस समय लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, अधिकतम होता है। और स्थिति 2, यदि थीटा बराबर 0 है तो साइन 0 0 आ जाएगा, तो टाउ इक्वल्स टू क्या होगा, 0। यानी लूप का तल जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, लूप का तल यानी यदि लूप बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। ये दोनों कंडीशन भी आपको याद रखनी है, आपको करना है। इन सब चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं का मार्गदर्शन लीजिएगा, डायग्राम बनाइएगा अच्छे से, और ये डेरिवेशन जब एग्ज़ाम में आए तो कायदे से एग्ज़ाम में आप इसको लिखिएगा। तो जैसा कि आपने आज देखा कि आज हमने इस पूरे लेक्चर में 3 महत्वपूर्ण डेरिवेशन किए हैं। कुछ अभ्यास के प्रश्न अब आपको करना है, उन्हीं प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करना है, समझना है। पहला है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, 2 समानांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तीसरा, एम्पियर की परिभाषा दीजिए। और चौथा, विद्युत धारा पाश पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं इसका मान कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है। ये सारी कॉन्सेप्ट आज हमने की है। अब आप अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में अध्ययन करिएगा। हमारा घर, हमारा विद्यालय की समय सारणी आपके पास है, आप उसके आधार, घर पर रहकर उसके आधार पर अध्ययन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।